आवश्यकता महत्व। फिर हमने पढ़ा विद्यालय प्रबंधन का अर्थ या आवश्यकता एवं महत्व। आज का टॉपिक जो है हमारा वह है विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र, यानी जो विद्यालय संस्था है, जो वहां पर शिक्षा प्रक्रिया चलती है, उसका कार्य क्षेत्र क्या क्या है, वो कहाँ कहाँ पर प्रबंधन का कार्य कहाँ कहाँ पर क्या क्या है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, प्रबंधन आपने पहले भी समझा है। हम सभी मनुष्य जो हैं, आप सभी लोग, हम एक सामाजिक प्राणी हैं, ठीक है। हम समाज में रहते हैं और हमारे जीवन में किसी न किसी छोटे से छोटे कार्य में और बड़े से बड़े कार्य में, मतलब हमारे जीवन के प्रत्येक कार्यों में अगर देखा जाए तो प्रबंधन समाहित होता है। अगर आपकी माँ किचन में खाना बनाती हैं तो वहां पे भी उनको प्रबंधन करना पड़ता है कि कितने लोग हैं, कितने उनके अकॉर्डिंग हमें खाना बनाना है। एक छोटा सा बर्थडे ऑर्गेनाइज करिए तो भी वहां पर आपको मैनेजमेंट या प्रबंधन करना पड़ता है। इसी तरह से अगर बड़े कार्य भी होते हैं तो उसमें प्रबंधन करना पड़ता है। यानी हमारा जो जीवन है, अगर उसमें प्रबंधन न रहे तो हमारा जीवन सुचारू रूप से या व्यवस्थित रूप से नहीं चलेगा। और हम मनुष्यों की जैसे जैसे हम विकास के पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं, इस वैसे वैसे हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो बढ़ती जाती हैं। और जब हमारी आवश्यकताएं बढ़ती हैं या आवश्यकताएं बदलती हैं तो हमारा जीवन उन पर डिपेंड होता है, उन आवश्यकताओं की मांग होती है हमको, तो हम उन्हें पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जिनको हम अकेले प्रयास करके प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं उसके लिए हम अकेले नहीं, हमें समाज के अन्य सदस्यों का भी सहारा लेना पड़ता है या हमें मिलजुल कर सामूहिक प्रयास करना पड़ता है। और जब इस तरह का कई लोग मिलकर अपनी आवश्यकताओं के या समाज की आवश्यकताओं को प्राप्त करना चाहते हैं, तब इस तरह से लोगों में क्या होगा, सहयोग की भावना आएगी, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कार्य करने की भावना आएगी। और जब इस तरह से सहयोग की भावना या मिलजुल कर कार्य करने की भावना आती है, तब उसके फलस्वरूप हमारे समाज में किसी संस्था या किसी संगठन का निर्माण होता है या कोई संस्था स्थापित की जाती है। तो प्रबंधन का अगर हम देखें तो प्रबंधन का वर्तमान समय में या कभी भी यही जो अर्थ निकल कर आता है कि जितने हमारे पास संसाधन हो, हमारे पास कम से कम संसाधन हो, कम से कम पैसा हो, तो हम उन कम संसाधन में और कम पैसे में या कम खर्च में जो हमारा हमने उद्देश्य बनाया है, जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है, उसको हम अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए उस संसाधन को, जो हमारे पास अल्प संसाधन है, अल्प धन है, उसकी हम व्यवस्था इस प्रकार से करें कि हम अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। बहुत ज्यादा संसाधन में, ज्यादा पैसे में तो कोई भी काम कर सकता है, लेकिन उचित प्रबंधन तो ये है कि वो सीमित संसाधन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके, कम समय में, कम खर्च में, कम श्रम में प्राप्त कर सके। ठीक है। तो वर्तमान समय में जो देखा जाए तो प्रबंधन का यही अभिप्राय है कि हम सीमित संसाधनों में अपने उद्देश्यों को अधिक से अधिक प्राप्त कर सके। अब हम बात करते हैं कि शैक्षिक प्रबंधन की, ठीक है, जो कि शिक्षा में प्रबंधन करना है। जब शिक्षा के क्षेत्र में प्रबंधन किया जाता है तो उस प्रबंधन को, उस मैनेजमेंट को हम या उस व्यवस्था को शैक्षिक प्रबंधन के रूप में जानते हैं। विद्यालय के जो कर्मचारी होते हैं या विद्यालय संस्था के संचालन के लिए जो भी कार्य किया जाता है या उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। शैक्षिक प्रबंधन में क्या किया जाता है कि जो भी शिक्षा के क्षेत्र होते हैं, जो भी शिक्षा प्रक्रिया से संबंधित क्षेत्र होते हैं या उसके जो साधन होते हैं, उन साधन में कोऑर्डिनेशन किया जाए, समन्वय किया जाए। इसके अलावा जो भी प्रक्रियाएं या जो भी क्रियाएं चलाई जा रही हैं, प्रबंधन का कार्य है कि उन शिक्षा से संबंधित प्रक्रियाओं का एकीकरण करे और शिक्षा प्रक्रिया को ज्यादा से ज्यादा सफल बनाए।
तो यह किसी मतलब जो सफल बनाने की प्रक्रिया होती है, ये किसी एक व्यक्ति या एक संस्था में नहीं मिलके कर सकता, कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता, न कोई एक संस्था मिलके कर सकती है। क्योंकि ये एक समाज, जो विद्यालय होता है वो आपकी एक सामाजिक संस्था होती है। समाज की विभिन्न वर्गों और समुदाय के लोग, विभिन्न समूहों के लोग आकर पढ़ते हैं, वहां पर शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसलिए इसमें समूहों के लोगों को अपनी भूमिका का निर्वहन करना पड़ता है, सभी लोगों को इसमें शामिल होना पड़ता है। तो शैक्षिक प्रबंधन को परिभाषा के रूप में भी हम समझ सकते हैं कि शैक्षिक प्रबंधन को हेनरी फेयोल ने परिभाषित करते हुए कहा था। इन्होंने कहा कि प्रबंधन का क्षेत्र, प्रबंधन जो है वो एक सार्वभौमिक विज्ञान है। सार्वभौमिक विज्ञान का मतलब है कि किसी एक विशेष जगह नहीं, वह सब जगह विद्यमान होता है, चाहे वह वाणिज्य हो यानी व्यापार से संबंधित, तो कोई उद्योग हो, कोई धर्म हो, राजनीति हो, युद्ध हो या जन कल्याण हो, सभी पर जो प्रबंधन होता है वो सार्वभौमिक रूप से लागू होता है। यानी हमारे जीवन के किसी भी कार्य क्षेत्र में किसी भी कोई भी पक्ष हो, अगर वहां पर हम बिना प्रबंधन के कार्य करेंगे तो वहां पर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से शैक्षिक प्रबंधन को परिभाषित करते हुए या प्रबंधन के क्षेत्र को परिभाषित करते हुए टेलर ने कहा है कि वैज्ञानिक प्रबंधन के आधारभूत सिद्धांत हमारे साधारण से साधारण व्यक्तिगत कार्यों से लेकर हमारे विशाल नियमों के कार्यों तक लागू होते हैं। जो हमने आपको बताया कि उदाहरण के रूप में कि जैसे अगर आप एक किचन में खाना बन रहा है तो वहां भी प्रबंधन है। आप बहुत अपने परिवार के लिए कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वहां भी प्रबंधन है। देश का प्रधानमंत्री अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए कोई कार्य योजना चला रहा है, वहां पर भी प्रबंधन होता है। तो प्रबंधन जो होता है एक तरह से साइंटिफिक कहा, टेलर ने कहा कि वैज्ञानिक प्रबंधन की तरह होता है और ये हमारे छोटे से छोटे सामान्य से सामान्य कार्यों, व्यक्तिगत कार्यों से लेकर विशाल कार्यों या समूह के कार्यों पर भी लागू होता है। अब हम बात करते हैं कि विद्यालय प्रबंधन क्या है, कैसे विद्यालय में प्रबंधन किया जाता है। तो देखिए, विद्यालय का मुख्य कार्य है शिक्षा देना या शिक्षा प्रदान करना, और शिक्षा प्रणाली की जो मूल इकाई होती है यही विद्यालय है। और उस विद्यालय की जो मूल इकाई है जहां पर शिक्षा दी जाती है वो होता है कक्षा, जहां पर बच्चों को सिखाया जाता है और उनका सर्वांगीण विकास किया जाता है। और कक्षा में ही हमारे देश का, सभी ये जानते हैं, भाग्य का निर्माण होता है। यानी जो हमारे बच्चे हैं वही आगे चल के हमारे देश के कर्णधार बनेंगे। हमारे देश के, हमारे समाज के सभी कार्यों का उत्तरदायित्व उन बच्चों के कंधों पर जाएगा। इसके अलावा शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे हमारी संस्कृति का संरक्षण होता है, यानी हम अपनी संस्कृति को बचाते हैं। इसके अलावा संस्कृति की सुरक्षा भी करते हैं। जब हम बच्चों को अपनी संस्कृति और सभ्यता के बारे में शिक्षा के द्वारा बताते हैं तो बच्चे अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी पुरानी संस्कृति को जानते हैं। तो इस तरह से वो संस्कृत सुरक्षित हो जाती है, उसका संरक्षण हो जाता है। इसके अलावा शिक्षा जो होती है वह हमारे लिए भविष्य के विकास का भी प्रयास करती है, यानी कि हमारे आगे के जीवन की वह तैयारी करती है कि हम आगे भविष्य में एक अच्छा जीवन जी सके। इसके लिए शिक्षा महत्वपूर्ण होती है। तो इसलिए जब हमारे जीवन के एक एक पक्ष से शिक्षा इस तरह से संबंधित है और यह शिक्षा विद्यालय में दी जाती है, तो विद्यालय में प्रबंधन की महत्वपूर्ण आवश्यकता हो जाती है कि विद्यालय में प्रबंधन उचित प्रकार से होना चाहिए। तो हमारे जो देश है, चूंकि प्रजातांत्रिक देश है, इसलिए हमारे यहाँ जो प्रबंधन की बात की जाती है, हमारे देश में प्रजातांत्रिक मूल्यों तथा गुणों का विकास करना हमारे शिक्षा विद्यालय का मुख्य उद्देश्य होता है। क्योंकि किसी भी राष्ट्र का जो मूल्य होते हैं, जिस तरह के दर्शन होते हैं, उस राष्ट्र का शिक्षा प्रदान करने का वही लक्ष्य या उद्देश्य होता है। अगर हम अपने प्राचीन काल के वैदिक कालीन शिक्षा पर जाएं तो उस समय हमारे देश का
हमारे समाज का जो दर्शन था वो धार्मिक था। तो उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी वह यह थी कि बच्चों का ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक विकास किया जा सके। वर्तमान समय इसी तरह से जो एक तांत्रिक राज्य होते हैं, एक तंत्र जहां पर होता है, वहां पर सभी लोगों के हित करना उस वहां के शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता है। और जो देश मतलब असुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं या वहां पर युद्ध बार बार होते हैं, तो वहां पर भी जो शिक्षा का उद्देश्य होगा या शिक्षा के जो मूल्य होंगे वह ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा हम अपने देश में सैनिक बनाए या युद्ध करने वाले लोगों का इस तरह के लोगों का निर्माण करें। तो जिस तरह का देश होता है या जिस तरह के उस देश के दर्शन और मूल्य होते हैं, उसी तरह से वहां की शिक्षा व्यवस्था होती है। तो विद्यालय प्रबंधन तभी एक प्रभावशाली रूप से कार्य करेगा जब वह एक प्रभावशाली प्रबंधन के रूप में होगा, उसमें उचित निर्णय लेने की क्षमता होगी और वह इन चीजों को समझे कि कौन सा व्यक्ति कितना योग्य है, कि उस व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य देना है। अगर प्रबंध तंत्र प्रभावशाली नहीं होगा, प्रभावशाली तरीके से कार्य नहीं होगा, तो उस विद्यालय में वहां पर अव्यवस्था फैल जाएगी और वह अपने जो उद्देश्य होंगे उस विद्यालय के, उस संस्था के, उसको प्राप्त नहीं कर पाएगा। अब हम बात करते हैं विद्यालय प्रबंध के क्षेत्र की। तो विद्यालय प्रबंध की क्षेत्र का अर्थ यह हुआ कि कहाँ कहाँ पर उस विद्यालय के प्रबंध को कार्य करना है। जहां जहां पर वह कार्य करेगा, जिस जिस पक्ष पर कार्य करेगा, वह उसका प्रबंध का क्षेत्र आ जाएगा। तो सबसे पहला जो अन्य कार्य है वो है ही। इसके अलावा वह स्थान जहां पर शिक्षण अधिगम का संपादन किया जाता है, वह भी विद्यालय प्रबंधन के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और किस शिक्षा के जो भी लक्ष्य है या जो भी उद्देश्य है, उसको प्राप्त करने के लिए शिक्षा प्रबंधन जो है उस तरह की प्रक्रिया अपने संस्था में संचालित करता है और उसी प्रक्रिया को अब विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और यह प्रक्रिया विद्यालय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय हर जगह की जाती है, जिससे वह अपने संस्था से संबंधित उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। अब संस्था है वो शिक्षा देगी, वहां पर शिक्षण अधिगम संपादित हो रहा है, तो उसके लिए एक सफल संस्था के लिए क्या आवश्यक है कि जो शिक्षा दे वह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे, क्वालिटेटिव एजुकेशन दे, जिससे कि बच्चे भविष्य में चलकर अपना जो है अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके और अपने समाज और अपने देश के हित में कार्य कर सके। तो इस शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण देने के लिए विभिन्न तरह के संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे विभिन्न तरह की पुस्तकों की आवश्यकता पड़ेगी, मानव शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी संस्था को चलाने के लिए। इसके अलावा विभिन्न तरह के उपकरणों, पुस्तकों और मानवीय स्रोतों को मतलब पूर्ति करने के लिए उस संस्था को आर्थिक स्रोतों की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बिना पैसे के न टीचर पढ़ाने आएगा, न बच्चों की किताबें आ सकती हैं, न भवन हो सकता है। तो इस तरह से विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उस संस्था को आर्थिक स्रोतों की भी आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा शिक्षा का एक कार्य हमने पहले पढ़ा कि सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा करना भी होता है और हमारी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना भी होता है। तो ये सारे जितने क्षेत्र हैं या जो कार्य है, ये सभी हमारे विद्यालय प्रबंध क्षेत्र के अंतर्गत आता है कि बच्चों को शिक्षा देना, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखना, जो भी बदलते हुए समाज के अनुसार शैक्षिक आवश्यकताएं आ रही हैं, उनको भी वह पूरा करे अपने जो भी संसाधन है। तो अगर हम पूरी तरह से विद्यालय के प्रबंध क्षेत्र का ध्यान देते हुए करें, तो कुछ हम इसको कुछ घटकों में या कुछ बिंदुओं में विभाजित कर सकते हैं कि विद्यालय प्रबंध क्षेत्र के कितने घटक हैं या उसके कितने कार्य क्षेत्र हैं। इसको हम 4 बिंदुओं में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहला है शिक्षा के विकास का लक्ष्य, दूसरा है नियोजन के कार्यक्रम, और तीसरा है कार्यक्रमों की व्यवस्था करना, चौथा है प्रबंधन के कार्यों का आकलन करना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा के विकास के लक्ष्य का बनाना, कि ये सबसे पहला विद्यालय प्रबंध के क्षेत्र के घटक के रूप में आता है कि विद्यालय प्रबंध
का सबसे पहला कार्य है कि वह शिक्षा के विकास का लक्ष्य निर्धारित करे। तो शिक्षा आप सभी जानते हैं कि एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है कि उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शिक्षा प्रक्रिया चलाई जाती है और एक यह सार्थक प्रक्रिया होती है। इसके द्वारा हमारा जीवन या जीवन सफल होता है, हम एक अच्छा जीवन जी पाते हैं, हमारे समाज और राष्ट्र का विकास होता है। तो जो हमारा समाज है वह शिक्षा प्रबंधन के लिए विभिन्न तरह के मानवीय और अन्य स्रोतों को प्रदान करता है। तो क्योंकि समाज के लोग ही विद्यालय का स्थापना करते हैं और विद्यालय से संबंधित जो आवश्यकताएं हैं उनको वह पूरा करते हैं। तो जब समाज ने विद्यालय की स्थापना की तो उस समाज का उस विद्यालय से अपनी कुछ अपेक्षाएं होती हैं या कुछ उनकी जरूरतें होती हैं और समाज की जो आवश्यकताएं हैं, जो अपेक्षाएं होती हैं, उसी को हम शिक्षा के का लक्ष्य या शिक्षा के विकास का लक्ष्य कहते हैं, क्योंकि वह उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उस विद्यालय की या उस संस्था का निर्माण या स्थापना करता है। और आप सभी जानते हैं कि हमारा समाज जो है या समाज जो होता है परिवर्तनशील होता है। इसमें समय के अनुसार परिवर्तन होता है, जैसी हमारी आवश्यकताएं होती है उसके अकॉर्डिंग हमारे समाज में परिवर्तन होता है। वर्तमान समय की आवश्यकता अलग है और 10 साल पहले की आवश्यकता अलग थी। 10 साल बाद या 20 साल बाद हमारी आवश्यकताएं बदल जाएंगी। तो जब हमारी आवश्यकताएं बदलती हैं तो जिस समाज ने उस संस्था को स्थापित करने में सहयोग दिया या स्थापित कराया, उसकी भी अपेक्षाएं बदल जाती, क्योंकि अब उसके समाज के लिए उस आवश्यकताएं वाले नागरिकों की या बच्चों की या समाज के सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से जो सबसे पहले विद्यालय प्रबंध का कार्य है कि वह उस समाज के आवश्यकता के अनुसार उसकी मांग के अनुसार अपने संस्था का शिक्षा के विकास का लक्ष्य निर्धारित करे। और जो भी लक्ष्य निर्धारित किया वह ये नहीं कि वह हमेशा उसी तरह से रहेगा। जब हमारी चीजें परिवर्तित होंगी, समाज की मांग बदलेगी, तो वह उस विकास के लक्ष्य में परिवर्तन भी करेगा और शिक्षा के उस जो जो लक्ष्य निर्धारित किया उसके अकॉर्डिंग या उसके अनुसार वह योजनाएं बनाएगा और जो भी क्रियाएं करेगा उसका जांच करते हुए अपने शिक्षा के लक्ष्य को वो प्राप्त करता जाएगा। दूसरा जो घटक है हमारा वह है नियोजन का कार्यक्रम। यानी जब हमने लक्ष्य बना लिया तब इसके बाद से अगला स्टेप आएगा नियोजन से संबंधित कार्यक्रम। नियोजन आप जान ही रहे हैं कि किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपने जो योजना बनाई, यानी उससे संबंधित एक हम रूपरेखा या एक प्रारूप बनाएंगे, उसी को हम नियोजन करेंगे जिससे कि हम विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो जब भी कोई विद्यालय से या विद्यालय संस्था स्थापित की जाती है तो उससे पहले उस विद्यालय की एक संपूर्ण रूपरेखा या उससे संबंधित कार्यों की एक प्रारूप विकसित कर लिया जाता है, बना लिया जाता है। इसी को हम नियोजन कहते हैं। इसमें जब नियोजन बनाते हैं या प्रारूप नियोजन करते हैं या प्रारूप बनाते हैं तो हमें विभिन्न बिंदुओं पर डिसीजन या निर्णय लेना पड़ता है। सबसे पहले जैसे कि जो हम विद्यालय स्थापित करें इसमें कौन कौन से पाठ्यक्रम या कौन कौन से कोर्स लाएंगे, किसके लिए, किन कोर्सों के लिए इस विद्यालय की स्थापना की जा रही। अब कोर्स डिसाइड हो गया, कोर्स डिसाइड करने के बाद वह अपने योजना में करेगा कि उस कोर्स के लिए हमें किस तरह की पुस्तकों की आवश्यकता है, किस तरह के किस योग्यता के शिक्षकों की आवश्यकता है, किस तरह के उपकरणों की आवश्यकता है या अन्य जो स्रोतों की आवश्यकता है उस कोर्स के लिए वो उसने उपकरण का डिसीजन कर लिया, पुस्तकों का डिसीजन कर लिया, शिक्षकों का डिसीजन कर लिया, विद्यालय की आवश्यकताओं के बारे में निर्णय ले लिया। अब उन सबको पूरा करने के लिए उसके पास कहाँ कौन कौन से आर्थिक स्रोत हैं उसके बारे में भी वह निर्णय लेगा कि उन आर्थिक स्रोतों के द्वारा क्या उनको हम प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं है। ये सारी चीजें नियोजन के कार्यक्रम के अंतर्गत आती हैं। इन कार्यक्रमों के अलावा कुछ अन्य विकल्प या अन्य तरह के ऑप्शन भी वह अपने पास रखता है। उसको भी मुख्य आवश्यकताओं के बाद वह विकल्प वाले योजना के प्रारूप पर भी वह संस्था का जो प्रबंधक होता है या संस्था स्थापित करने वाला होता है उन पर भी
कार्य करता है। अब जब नियोजन हो गया, इसके बाद से आता है कि प्रबंध समिति का जब सारे डिसीजन हो गए तो उसका कार्य करना शुरू हो जाता है, जिससे कि वह अपने विद्यालय के लक्ष्यों को या उस संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम करना शुरू कर दे, जिससे वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले। तीसरा जो हमारा बिंदु है या घटक है, वह है कार्यक्रमों की व्यवस्था करना। यानी प्रारूप बन गया, किसमें किस किस की चीज की जरूरत है, इसको हम कहाँ कहाँ से लाएंगे, कहाँ कहाँ से हम पैसा पाएंगे। इसके बाद से अब कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने की बात आ गई। तो शिक्षा या संस्था स्थापित करना, चलाना बहुत आसान काम नहीं होता, क्योंकि जो शिक्षा संस्थाएं होती हैं, विद्यालय होती हैं, उसका समाज के लोगों का भी मतलब हस्तक्षेप होता है। इसके साथ साथ वहाँ के आसपास के जो वहाँ के स्थानीय राजनीतिक दल होते हैं, वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वह भी वहाँ के व्यवस्था में हस्तक्षेप करते हैं। और लेकिन इसलिए जो विद्यालय प्रशासनिक हस्तक्षेप की वजह से, इसलिए विद्यालय संस्था के कार्यक्रमों को चलाना बहुत आसान नहीं होता है। और जो समाज होता है वो जब परिवर्तित होता है तो अपने अकॉर्डिंग वहां के कार्यक्रमों में भी परिवर्तन कराना चाहता है, और विद्यालय का फिर यह दायित्व बन जाता है कि वह समाज के अनुसार कार्य करे या समाज की मांग के अनुसार अपने विद्यालय के लक्ष्यों में परिवर्तन करे और उसके अनुसार वह कार्यक्रमों की व्यवस्था करे। और विद्यालय के कार्यक्रमों की व्यवस्था करते समय जो उद्देश्य निर्धारित किए उसके अनुसार तो कार्य करे ही करे। इसके अलावा यह भी उसका दायित्व होता है प्रबंधक का कि वह भविष्य में बच्चों की क्या आवश्यकताएं हो सकती हैं, आगे चल के किस तरह की शिक्षा की जरूरत है, कि वैज्ञानिक शिक्षा की जरूरत है, कि तकनीकी शिक्षा की जरूरत है, कि व्यवसायिक शिक्षा की जरूरत है, आगे चल के कौन सी और आवश्यकताएं हो सकती हैं, उनको भी ध्यान में रखकर उसे कार्यक्रम की व्यवस्था करनी चाहिए। तभी वह कार्यों को समन्वय करते हुए और विद्यालय व्यवस्था को हमेशा समन्वित रूप से कार्य करते हुए एक यूनिट के रूप में कार्य करना चाहिए, अलग अलग रूप में कार्य नहीं करना चाहिए, सभी को मिलकर, तभी वह अपने लक्ष्यों को या उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है। अब चौथा घटक आता है और अंतिम घटक है हमारा प्रबंधन के कार्यों का आकलन करना। यानी प्रबंधन ने अपने विकास का लक्ष्य निर्धारित कर लिया, उसके अकॉर्डिंग उसने अपनी योजना बना के अपना कार्यक्रम बना लिया, प्रारूप बना लिया, और उन कार्यक्रमों के लिए उसने व्यवस्था भी कर ली, उसको क्रियान्वयन भी कर लिया। के लिए उसकी जांच करना या उसका आकलन करना भी जरूरी होता है कि जो विद्यालय प्रबंधन है वह कितना प्रभावशीलता से काम कर रहा, कितना वह सफल हो रहा है। कुछ संस्थाएं जो होती हैं उनका जो आकलन होता है वो छात्रों के उपलब्धियों तक ही सीमित हो जाता है, कि अगर बच्चे बहुत हाई स्कोर प्राप्त कर रहे हैं, उच्च अंक प्राप्त कर रहे हैं, तो उस मानदंड के हिसाब से उसका आकलन किया जाता है। लेकिन कभी भी सिर्फ छात्रों की उपलब्धि स्तर से किसी संस्था का आकलन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो उपलब्धियां होती हैं वो सिर्फ परीक्षा परिणाम तक ही निर्धारित होती हैं, उसी से वो उसको हम देख सकते हैं। इसके अलावा हमें विद्यालय एक तो बच्चों के रिजल्ट के अलावा उनके अन्य विकास, जो क्योंकि विद्यालय ही वह जगह है जहां पर बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, चाहे वो सामाजिक विकास हो, चाहे वो नैतिक विकास हो, चाहे वो शारीरिक विकास हो, चाहे वो मानसिक विकास हो। तो सिर्फ उपलब्धि तक ही नहीं देखना चाहिए, इसीलिए अब विद्यालयों में बच्चों की अन्य तरह की पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप भी कराए जाते हैं उनके सर्वांगीण विकास के लिए। तो सिर्फ हमें रिजल्ट तक ही नहीं रहना चाहिए, हमें उस बच्चों के अन्य विकास को देखते हुए उस संस्था का आकलन करना चाहिए। इसके अलावा संस्था का अन्य कार्य भी होता है कि वह समाज के लिए कैसे कार्य कर रहा है, समाज के सदस्यों से उसका क्या संबंध है, विद्यालय में जो कर्मचारी हैं उसके साथ उसका क्या संबंध है, वह विद्यालय के विकास के लिए किन
किस तरह के अन्य कोर्सों को ला रहा है या किस तरह से विद्यालय व्यवस्था को सुधार कर रहा है, इन सभी बिंदुओं पर देखते हुए उस प्रबंधक का या प्रबंध के कार्यों का हमें आकलन करना चाहिए। आकलन करने के लिए कहा जाता है कि कुछ समितियों का निर्माण कर देना चाहिए, कुछ समितियां बनाई जानी चाहिए जो समय समय पर उस विद्यालय प्रबंधन के कार्यों का आकलन करें। जैसे शिक्षक परिषद, छात्र परिषद, शिक्षक समितियां, विशिष्ट समितियां, सामाजिक सेवा समितियां एवं व्यवहारिक मानदंड। तो इस तरह के शिक्षक परिषद अपने, जब विभिन्न तरह की समितियां आ जाएंगी, शिक्षक की भी समिति रहेगी, छात्रों की अलग समिति रहेगी, कुछ विशिष्ट समितियां जिसमें समुदाय के लोग, आसपास के प्रतिष्ठित लोग, उनको भी शामिल किया जाए या अभिभावकों को भी शामिल किया जाए, तो वह भी क्या करेंगे, निष्पक्ष होकर उस प्रबंधन समिति का कार्यों का आकलन करेंगे। इसी तरह से जो समाज सेवा समितियां हैं, समाज की सेवा करने वाले सोशल सर्विस वाली हैं, उनको भी जोड़ा जाए कि वह भी उस संस्था का निष्पक्ष होकर आकलन करे और कुछ व्यवहारिक मानदंड भी बनाए जाए। व्यवहारिक मानदंड का मतलब कि जो उसने लक्ष्य लेकर चला था, क्या उस लक्ष्य को वो पूरा कर रहा है कि नहीं, जिस कोर्स को के लिए उस संस्था का निर्माण किया जा रहा है, उस कोर्स में बच्चे सही तरह से सफल हो पा रहे हैं कि नहीं, उसमें वह सीख पा रहे हैं कि नहीं। इस तरह से कुछ व्यवहारिक मानदंडों का भी निर्धारण किया जाता है जिसके द्वारा उस विद्यालय प्रबंध के कार्यों का आकलन किया जाए। अगर उसमें कुछ कमी हो रही है तो उसमें सुधार किया जा सके, और ये जो भी समितियां बनाई जाए उसके जांच के लिए, उस अनुसार उनका जांच करते रहना चाहिए। नहीं कि एक बार जांच कर लिए फिर हम जो रिपोर्ट आई बैठ गए, क्योंकि कभी जरूरी नहीं कि आज जो स्थिति है कुछ समय बाद भी वही परिस्थिति बनी रहे। इसलिए उसको सुधार करने के लिए, विद्यालय संस्था को प्रभावशाली रूप से चलाने के लिए जरूरी है कि उसकी जांच करते रहना चाहिए। और जो भी जांच करने वाले हों उनको स्वतंत्र होना चाहिए, उनके ऊपर किसी तरह का दबाव या प्रेशर न हो, ताकि वो निष्पक्ष रूप से उनके कार्यों की जांच कर सके। ये हमारा विद्यालय प्रबंधन क्षेत्र के घटक है। अब हम बात करते हैं कि विद्यालय प्रबंध क्षेत्र के कौन कौन से कार्य हैं, किन किन क्षेत्र हमें पता चल गया। अब उस क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से कार्य हैं जो विद्यालय प्रबंध को करना पड़ता है। तो विद्यालय प्रबंध को शैक्षिक, गैर शैक्षणिक, स्थानीय समुदाय लोगों सभी को देखना पड़ता है। भौतिक संसाधनों की व्यवस्था करना, मानवीय संसाधनों की व्यवस्था करना। तो इस वजह से मतलब वो सिर्फ बच्चों से संबंधित नहीं होता, जो प्रबंधक होता है उसका शिक्षक से भी संबंध होता है, बच्चों से भी संबंध होता है, प्रधान अध्यापक से भी संबंध होता है, छात्र एवं शिक्षक के भी संबंधों को उसको देखना पड़ता है, उस विद्यालय से समाज का क्या संबंध है उसको भी देखना पड़ता है, जो भी समस्त कर्मचारी हैं उनके भी आपसी संबंधों को देखना पड़ता है। तो ये सारी चीजें, उसका जो कार्य क्षेत्र होता है किसी एक बिंदु पर नहीं सीमित होता है, उसको विभिन्न पक्षों पर प्रबंधक को या प्रबंध क्षेत्र का कार्य होता है, तो उसका कार्य बहुत विस्तृत होता है, सीमित नहीं होता है। शिक्षा से संबंधित या शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित जितनी परियोजनाएं या योजनाएं आती हैं जो हमारे प्रजातंत्र की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, उससे संबंधित सारे कार्य हमारे विद्यालय प्रबंध क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहला जो उसका कार्य हम कुछ बिंदुओं के रूप में देख सकते हैं वह है कि विद्यालय प्रबंध के उद्देश्यों का निर्माण करना। तो सबसे पहला जो उद्देश्य है उसका यही कार्य है कि वह अपने विद्यालय प्रबंधन के लिए उद्देश्य बनाए कि किन किन उद्देश्यों को उसको पूरा करना है। दूसरा जो उसका कार्य है, अध्यापक वर्ग के कार्य में समन्वय करना, यानी जो शिक्षक लोग हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षक के द्वारा ही बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, विभिन्न पक्षों का विकास होता है। तो जितने शिक्षक कर्मचारी हैं उनके कार्यों में समन्वय या कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि वो मिलजुल कर एक दूसरे का सहयोग कर कार्य कर सके।
तीसरा जो हमारा विद्यालय प्रबंधन कार्य वो विद्यार्थियों का वर्गीकरण एवं सामूहिकरण, यानी विद्यार्थियों की योग्यता क्षमता के अनुसार प्रबंध का तंत्र का कार्य है कि उनको वर्गीकृत करे और उसके बाद से उनको समूहों में विभाजित करे। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम सहगामी कार्यक्रमों का क्रमिक संगठन करना, यानी विद्यालय प्रबंध क्षेत्र का यह भी कार्य है कि वह बच्चों के अन्य पक्षों का विकास करने के लिए वह विभिन्न तरह के पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का आयोजन करे। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यार्थियों को समाज सेवा के कार्यों में लगाना, क्योंकि जो छात्र होगा, जो बच्चे होंगे, वही समाज के आगे चलकर सदस्य होंगे। तो अगर उनमें अभी से सामाजिक सेवा के कार्यों में नहीं लगाया जाएगा, सामाजिक सेवा जैसी भावनाएं विकसित नहीं की जाएंगी, तो वह आगे चल के इस तरह के कार्यों को नहीं करेगा। नेक्स्ट है बच्चों में मिलकर कार्य करने की भावना विकसित करना। जब बच्चा स्कूल में जाते हैं तो विभिन्न तरह के परिवेश के बच्चे स्कूल में जाते हैं, उनका रहन सहन बोल चाल अलग अलग होता है। तो ऐसी स्थिति में यह भी चीज जरूरी है, विद्यालय प्रबंध तंत्र का कार्य है कि उन बच्चों में इस तरह के क्रियाकलाप कराएं, इस तरह का वहां का माहौल या वातावरण रखें कि सभी बच्चे एक दूसरे का सहयोग करते हुए मिलजुल कर उनके अंदर भावना विकसित हो। नेक्स्ट है आपका छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करना। प्रबंध तंत्र का कार्य यह भी है कि आप बच्चों को जो भी चीज सिखा रहे हैं, चाहे वो शैक्षिक सिखा रहे हैं चाहे गैर शैक्षणिक सिखा रहे हैं, उसका समय समय पर जांच करते रहना चाहिए, ताकि पता चले कि आप अपने उन जो सिखा रहे हैं वो कहाँ तक बच्चे सीख रहे हैं, कहाँ तक बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है अध्यापकों की योग्यता के अनुसार कार्य विभाजन करना। जिस तरह के अध्यापक हैं, जो उनके अंदर योग्यता है उसी तरह का कार्य देना चाहिए। अगर कोई अध्यापक है उसको संगीत नहीं आता है, उसे गाना सुर लय ताल का ज्ञान नहीं है और उसको बच्चों को संगीत सिखाने के लिए दे दिया जाए, तो वह ना सही से सिखा पाएगा और ना बच्चे सीख पाएंगे और समय भी ज्यादा लगेगा। तो इस तरह से प्रबंध तंत्र का यह कार्य है कि जिसके अंदर आप जानते हैं कि सबके अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, सभी के अंदर एक तरह के कार्य करने की क्षमता या एक तरह की योग्यता नहीं होती है, इसलिए वह टीचर्स की उनकी योग्यता के अनुसार कार्यों को दे। अगला है विद्यालय की नीतियों को आधुनिक शैक्षिक दर्शन के अनुरूप बनाना। तो जो भी विद्यालय की नीतियां बनी, अगर हमारे वर्तमान समय में जिस तरह की दर्शन की मांग है, जिस तरह के मूल्य है, दर्शन का मतलब यही कि उस समय के समाज की क्या आवश्यकताएं हैं, ठीक है, समाज क्या चाह रहा है, तो उसी के क्योंकि शिक्षा और दर्शन एक दूसरे के मतलब पूरक होते, एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह होते, एक दूसरे को प्रभावित करते। जिस तरह की शिक्षा होती है उस तरह का समाज का दर्शन होता है, और जिस तरह का समाज का दर्शन होता है या राष्ट्र का, उस तरह की वहां पर शिक्षा की व्यवस्था की जाती। तो विद्यालय प्रबंधन का यह भी कार्य है कि अगर उसके वर्तमान समय में जो आधुनिक शैक्षिक दर्शन हो उसके अनुसार वह अपनी नीतियों में परिवर्तन करे या उस तरह की नीतियों का निर्माण करे। नेक्स्ट है आपका विभागीय अधिकारियों से सहयोग का आदान प्रदान करना। क्योंकि विद्यालय ऐसी संस्था है जो सरकारी संस्था या प्राइवेट भी जो होती हैं, उनका उससे संबंधित जो विभागीय अधिकारी होते हैं उनका आना जाना रहता है या उनका उस पे हस्तक्षेप रहता है, तो वह अपने संस्था को चलाने के लिए उनको सहयोग भी दे और उनसे सहयोग भी ले, यह भी प्रबंध तंत्र का कार्य आता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका विद्यालय नीतियों और अध्यापकों के कर्तव्य पालन में सामंजस्य होना। यानी कि जो भी टीचर्स को या अध्यापक को कार्य दिया जा रहा है वह विद्यालय की नीतियों के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और शिक्षक को भी यह चाहिए कि जो उस विद्यालय की स्ट्रेटेजी बनी है, जो नीति बनी है अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके अकॉर्डिंग कार्य करे। तो विद्यालय प्रबंध का कार्य है कि दोनों चीजों में वह सामंजस्य बनाए। अगला है पाठ्यक्रम नियोजन एवं कार्य विभाजन। विद्यालय प्रबंध तंत्र का यह भी कार्य है कि जो भी पाठ्यक्रम लाया गया है, जो भी इसमें चल रहा है उसकी वह प्लानिंग करे, किस विद्यालय में कौन कौन से पाठ्यक्रम चलेंगे और उस पाठ्यक्रम के हिसाब से वह कार्यों को विभाजन करे।
नेक्स्ट है विभिन्न सेवाएं, जैसे भवन एवं उपकरण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, स्वच्छता आदि का भी वह अपने विद्यालय में का भी प्रबंध करे कि विद्यालय में भवन अच्छे हों, जो भी शिक्षा से संबंधित, उस पाठ्यक्रम से संबंधित उपकरण की जरूरत है या प्रयोगशाला की जरूरत है, पुस्तकालय की जरूरत है, उनकी भी वह व्यवस्था करे। इसके अलावा विद्यालय में साफ सफाई, स्वच्छता आदि का भी प्रबंध करना आपके प्रबंध तंत्र का कार्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालय का अनुशासन बनाए रखना, यानी विद्यालय में बिना अनुशासन के कहीं भी कोई सफल नहीं हो सकता है। जीवन जीने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती। अनुशासन का मतलब कि हम अपने कार्य को अपने मन से और संयम से करें, हमारे अंदर उस श्रृंखलता नहीं होनी चाहिए। कोई भी जो भी कार्य जिसको दिया गया वो ससमय उसको पूरा करे। तो प्रबंध तंत्र का ये भी कार्य है कि वहां पर वो डिसिप्लिन को मेंटेन करे। नेक्स्ट है स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा के लिए कार्यक्रम का गठन करना। बच्चों में भी स्वच्छता का ज्ञान हो, बच्चे अपने स्वास्थ्य से संबंधित चीजों को जान सके, इसके लिए उसका यह भी दायित्व बनता है कि वहां पर स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करे। नेक्स्ट है विद्यालय के कार्यालय की देखभाल करना, यानी शैक्षिक के अलावा जो विद्यालय का कार्यालय है, गैर शैक्षणिक स्टाफ है, जहाँ पे विद्यालय के अन्य कार्य होते हैं, उसकी भी वह देखभाल करे। अगला पॉइंट है विद्यालय का बजट बनाना। बजट बनाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर प्रबंध समिति को या प्रबंधक को ये नहीं पता है कि हमारे आय का स्रोत क्या है, कितना आय है और हमें कितना खर्च करना है, पता चले वो ज्यादा खर्च कर दे और आय कम है, तो उसके हिसाब से उसको इसलिए बजट बनाना जरूरी होता है कि ताकि वो आय व्यय को मेंटेन कर सके। इसके अलावा अगला पॉइंट है आपका विद्यालय एवं समाज के कार्यों का समन्वय करना। विद्यालय समाज की एक संस्था होती है, इसलिए प्रबंधक का यह भी कार्य है कि जो भी सामाजिक कार्य है, समाज के लोग हैं, उनके कार्यों और विद्यालय के कार्यों में समन्वय हो सके, समाज के अकॉर्डिंग ही वो अपने के यहाँ कि उद्देश्यों का निर्माण करे या उस तरह की व्यवस्था करे। ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। धन्यवाद। अब आप